Problem number 11. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred from which to which. देखो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है और आपसे सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। सो बहुत ही आसान है। पहले तो चार्ज किस में से किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स कि कौन इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि किस में जब दो बॉडी को रब करते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल्स है या जो इलेक्ट्रॉन्स है किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जब पॉलीथीन इज रब्ड अगेंस्ट वूल देन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। सो जो वूल है ये आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये क्या करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन। सो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। और वैसे ही जो पॉलीथीन है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या गेन करेगा। यदि गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सो इलेक्ट्रॉन आपको बेसिकली इस बॉडी से, बॉडी वूल से बॉडी पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हो रहा है और जो टोटल जो चार्ज आया वो 3 into 10 to the power minus 7 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहा है। सो आपको मालूम है कि 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम रिप्रेजेंट करता है 1 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए एक कूलम रिप्रेजेंट करेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन को। और एग्जैक्टली चार्ज का वैल्यू ये है, मीन्स कि 3 into 10 to the power minus 7 कूलम रिप्रेजेंट करेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to the power minus 19 into 3 into 10 to the power minus 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सो बेसिकली आपको जस्ट इसको सॉल्व कर देना है। सो इसको सॉल्व करने पर आएगा क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू ये हो जाएगा 10 to the power 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 डिवाइडेड बाई 1.6 का वैल्यू आता है 1.875 इंटू 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन। आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो तो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है किस बॉडी से किस बॉडी में भी ट्रांसफर हुआ है। सो फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। अब बोला कि मास का ट्रांसफ़र हो रहा है क्या, तो डेफिनेटली भाई जब कोई बॉडी ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी ट्रांसफ़र होगा ना। सो आप बोलोगे कि यस देयर इज अ ट्रांसफ़र ऑफ मास। क्लियर है। अब मास का वैल्यू कितना है, सो मास का वैल्यू क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 1.875 इंटू 10 to the power 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg। क्लियर है। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 1.706 इंटू 10 to the power minus 18 kg। आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो 2 इंटू 10 to the power minus 18 kg। देख रहे हो कितना नेग्लिजिबल, कितना स्मॉल मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। सो बेसिकली इतने स्मॉल मास के ट्रांसफ़र होने के कारण कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले मैंने जैसा आपसे कहा था कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस में से किस में जाता है वो भी जानना जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सो आप ये इलेक्ट्रिक सीरीज से समझते हो, इफ़ एनी टू बॉडीज आर रब टुगेदर, सपोज करो ये जो पूरा जो लिस्ट दिया गया इसमें से दो बॉडी को आप रब करते हो, देन वन अकरिंग अर्लियर वुड बी पॉजिटिव चार्ज। सो जो पहले होगा ना इसमें वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लाइक आप यदि ग्लास और वूल को यदि रब करोगे तो क्या होगा, ग्लास आपको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, वूल आपको निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यदि वूल और सिल्क को करोगे तो ये आपको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। सो एग्जाम्पल को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से भी समझाया है कि इफ यू सेलेक्ट ग्लास एंड सिल्क देन द ग्लास विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज while silk will get a negative charge when a glass rod
इज रब्ड विथ सिल्क। क्लियर है? सो आई थिंक ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आपको ग्लास रॉड से रिमूव्ड होगा, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होगा और ये सिल्क क्लॉथ में एडेड हो जाएगा। वैसे ही आपको दूसरा वो एग्जांपल से भी बताया गया है कि व्हेन ए इबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर क्लॉथ्स देन इबोनाइट रॉड गेट्स a negative charge while fur cloth acquires a positive charge। सो क्लियर, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि स्मॉल पूछ देते हैं एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में कि दो बॉडी को रब किए तो किसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसमें निगेटिव चार्ज आएगा। प्रॉब्लम नंबर 1.12 देखते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बिल्कुल बच्चे टाइप का प्रॉब्लम है कि टू इंसुलेटिंग चार्ज्ड कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। सो आप कॉपर स्फीयर दो लिया गया है ए और दूसरा है बी, इसके बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, डेट इज 1/2 मीटर है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। सो चार्ज ऑन ईच बॉडी QA इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और इनके बीच के डिस्टेंस को R से यदि डिनोट करोगे तो R का वैल्यू हो गया 1/2 मीटर। The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको यहीं बोल करके ना सवाल को एकदम आसान बना दिया। कैसे आसान बना दिया? आप बोल रहा है कि ये जो रेडियस है ना इसका बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू इट्स डिस्टेंस, मीन्स कि आपको इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है। इन दोनों को किसकी तरह ट्रीट करना है? पॉइंट चार्ज। यदि रेडियस यदि कंपेरेबल होता तो आपको इसको एक चार्ज स्फीयर की तरह ट्रीट करना होता। यहाँ पर चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा बोल रहा है, रेडियस इसका बहुत कम बोल रहा है, तब पॉइंट चार्ज मान लोगे और तब आपका प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको निकालना है क्या? म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, और फोर्स का वैल्यू आप कूलम लॉ से जानते हो 1/4πε0 QA QB बाय R स्क्वायर। सो 1/4πε0 का वैल्यू हुआ 9 × 10⁹, QA QB का वैल्यू दिया गया 6.5 × 10⁻⁷ कूलम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R का वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर। सो क्लियरली ये हो गया आपको, ये 1/2 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। सो 36 × 6.5 × 6.5 × 10⁹ × 10⁻14, डेट इज ये आपको हो गया 1.52 इंटू, इनफैक्ट आएगा 1.521 × 10⁻⁻2 न्यूटन। देखो बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपसे बी पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। सो आपको डिस्टेंस को ना हाफ कर दिया गया है और दोनों को आपको डबल चार्ज कर दिया गया, तब कितना फोर्स होगा। एकदम आसान सवाल, बच्चे वाला टाइप का सवाल है ये NCERT का। ये बोल रहा है कि एफ न्यू आपको निकालना है, चार्ज डबल हो गया मीन्स कि QA की जगह क्या हो जाएगा 2QA हो जाएगा, QB की तरह क्या हो जाएगा 2QB हो जाएगा। QA QB अब जो दुगना हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 6.5 था पहले, अब कितना हो जाएगा 13 × 10⁻⁷ कूलम। सो वैसे ना निकालने की जगह हम लोग क्या करते हैं, नया फोर्स हो गया 1/4πε0 2QA × 2QB और डिस्टेंस क्या हो गया हाफ हो गया। सो पहले यदि ये R था 1/2 तो अब क्या हो जाएगा 1/4। सो आप बोलोगे R/2 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया आपको, ऊपर में 4 हो गया और नीचे में फिर से आपको R/4 हो गया। तो क्लियरली ये कितना हो जाएगा 16 × 1/4πε0 QA QB बाई R स्क्वायर। सो ये वाला जो टर्म है ना उसमें आपको 16 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। सो ये वाला टर्म का क्या आया था आंसर 10 टू द पावर, देखो 1.10 टू द पावर -2 न्यूटन आया था। सो अब आपको मल्टीप्लाई करके 16 से कर देना। सो आप 16 से सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा 16 × 1.52 × 10 टू द पावर -2 न्यूटन। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
24.32 into 10 to the power minus 2 Newton, that is 0.243 Newton. कितनी आसानी से सॉल्व हो गया. सो लिखोगे आप therefore new force between two spheres are 0.243 न्यूटन. आंसर. बहुत आसान प्रॉब्लम था. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम तो और आसान ही है. देखो ये लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1.13. सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन द एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज. बोल रहा है कि जो स्फीयर था ए और स्फीयर बी ये आइडेंटिकल साइज का था. इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है, मैंने आर ही रखा है डिस्टेंस. और जो चार्ज Q है, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब है. आर का वैल्यू कितना है? 1/2 मीटर. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको. अब बोला कि थर्ड स्फीयर लिया गया जो सेम साइज का है बट अनचार्ज है. तो सी एक लिया गया जो सेम साइज का है और अनचार्ज है. मीन्स कि इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज Q इज इक्वल टू 0 है. इसको पहले इसके कांटेक्ट में ला दिया गया, मतलब इन दोनों को चिपका दिया गया. भाई चिपक जाओ, इससे कुछ चार्ज ले लो तुम भी. ठीक है. तो जैसे इसको चिपकाओगे जितना भी चार्ज पूरे सिस्टम का होगा दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. तो एक बार जैसे चिपकाया गया, इस पर चार्ज Q/2 आ गया, इस पर चार्ज Q/2 आ गया. अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया. फिर बोल रहा है कि इसको दूसरे के बॉडी के कांटेक्ट में लाया गया, मीन्स कि इसको इससे जोड़ दिया गया. ठीक है. सो इसमें चार्ज Q था, इस पे चार्ज Q/2 था. तो B प्लस C के पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? Q प्लस Q/2 डेट इज 3Q/2. और 3Q/2 चार्ज जो नेट चार्ज सिस्टम का है वो दोनों पर आधा आधा हो जाएगा यदि सेम साइज का है और हम लोग उसको कांटेक्ट में लाएंगे. सो B पर हो गया आपको 3Q/4, इस पर भी हो जाएगा. देखो तो 3Q/2 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 3Q/4. सो दोनों पर चार्ज क्या हो गया? जो फाइनल चार्ज आया इस पर Q/2 आया, इस पर आया 3Q/4, इस पर भी आया 3Q/4. अब आपको निकालना है न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी. सो ए एंड बी का बोल दोगे आप न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन 1/4πε0. चार्ज क्या आया? Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आपको 3/8 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सो 3/8 9 इंटू 10⁹ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर. सो ये जो पूरे टर्म का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है और ये आया है आपको 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन. सो ये हो जाएगा आपको 3/8 इंटू 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन. सो अब इनके बीच का जो नया फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ए और बी के बीच का वैल्यू वो होगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही आसान प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नंबर 1.14. Figure 1.33 shows track of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of 3 charged particles. Which particle has highest charge to mass ratio? देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जानना होगा. देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव प्लेट है. आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है. सो इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना वो ऐसे होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पर जाएगा फील्ड लाइंस. सो ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, तो आप समझ गए. अब एक चार्ज पार्टिकल, 3 इनफैक्ट चार्ज पार्टिकल को इस पर फेंका गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में.
ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। सो एक चार्ज पार्टिकल जो पहला और दूसरा है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किया है, ठीक है। इसका मतलब ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव किया है? मूव्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी बोल सकते हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दीज टू चार्ज्ड particles are attracted by पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, मीन्स कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? आपको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये दोनों। और ये चूंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हुआ है तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो आप पहला तो इसका जो आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे कि पार्टिकल 1 and 2 आर निगेटिव वाइल चार्ज पार्टिकल 3 आर पॉजिटिव, ठीक है। सो आप बोलोगे चार्ज पार्टिकल 1 and 2 are negatively charged particle, while 3 are positive charged particle। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, मीन्स कि आपको निकालना है Q बाई एम का रेशियो। क्या निकालना है? Q बाई एम रेशियो। अब Q बाई एम रेशियो हाईएस्ट किसके लिए होगा? सो आप बोलोगे कि Q बाई एम रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट और द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर अ गिवन वेलोसिटी। सो दिस इज directly proportional to the displacement और amount of deflection। सो जिसमें जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन है उसका चार्ज बाय मास रेशियो उतना ही ज़्यादा है। सो क्लियरली आपको फिगर से देखकर समझ में आ गया होगा, एज पार्टिकल 3 हैज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसमें हुआ है? पार्टिकल 3 में। सो Q बाई एम इज हाईएस्ट या मैक्सिमम फॉर पार्टिकल 3। अब ये कैसे, अब मैं ये जो स्टेटमेंट दिया हूं कि Q बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये मैं कहाँ से बोल दिया? ठीक है। सो इसके लिए आपको समझना होगा, देखो जो चार्ज पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दिया था वो Vx दिया था, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 था। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ वेलोसिटी नहीं था, मीन्स कि इस पर यदि कोई फोर्स नहीं लगता तो चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधा निकल जाता, एकदम बिना किसी डेविएशन के निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर डेविएशन हो रहा है। तो ये जो डेविएशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का वैल्यू आप बोलोगे Fy इज इक्वल टू Q इंटू ई, जहाँ ई क्या है? यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q इसका चार्ज है। सो फोर्स आपको QE हो गया और एक्सलरेशन क्या हो गया? QE बाई एम। सो ये एक्सलरेशन से ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर रहा है। सो आप देखोगे कि वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी या आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में यदि बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं यदि y से दिखाऊं तो y क्या होता है? 1/2 इंटू AE इंटू टी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/2 QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर। आपको मालूम है, देखो आपको मालूम है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला मालूम है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सलरेशन कितना है? Q इंटू ई बाई एम इंटू टाइम t के बाद मानोगे तो Q बाई एम टी स्क्वायर। सो क्लियरली आप देख रहे हो यहाँ से y
2y/t² इज इक्वल टू QE/m। तो Q/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, मीन्स कि जिसका Q/m जितना ज़्यादा होगा उसके लिए y का वैल्यू उतना ज़्यादा आ रहा है। सो इसीलिए मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हूँ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। सो मेरे ख्याल में कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा।